जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं ओशनोग्राफी और ओशनोग्राफी में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स की, जहां से हर साल सभी एग्जाम में जो क्वेश्चन है यहाँ से जरूर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए चैप्टर ओशनोग्राफी में सबसे क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। आप लोग भी इसका अच्छे तरीके से नोट्स बनाइएगा और इसका बार बार रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल यूजीसी सहित अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ओशन सैलिनिटी यानी ओशियानिक सैलिनिटी यानी महासागरीय लवणता। देखते हैं कि ओशन में सैलिनिटी क्या होती है, ठीक है, उसका महत्व क्या है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से है, कितना कितना महासागरों में है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ओशन सैलिनिटी। ओशन सैलिनिटी, ठीक है, यानी महासागरीय लवणता। ठीक है, तो ये क्या होता है, पहले इसको लेते हैं। तो सैलिनिटी मींस द टोटल कंटेंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स इन सी आर ओशन, यानी लवणता क्या होती है, ये क्या है, ये टोटल कंटेंट ऑफ डिजॉल्व यानी महासागरीय जल में घुले हुए जो टोटल कंटेंट्स होते हैं, यानी जो टोटल मात्रा होती है, ठीक है, किसकी, पदार्थ की, यानी महासागरीय जल में घुले हुए कुल पदार्थों की जो मात्रा होती है उसी को क्या बोलते हैं, लवणता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लवणता बोलते हैं। यानी महासागरीय जल में जो भी जो घुला तत्व होता है यानी पदार्थ होता है, यानी जो कौन से पदार्थ, साल्टिक पदार्थ, ठीक है, तो महासागरीय जल में घुले हुए लवणों की मात्रा को ही क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं या लवण बोलते हैं। ठीक है, सैलिनिटी इज कैलकुलेटेड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर। इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो महासागरीय जल, ठीक है, यानी महासागर के 1000 ग्राम जल, यानी महासागर का जल आपने लिया कितना, 1000 ग्राम, ठीक है, तो 1000 ग्राम महासागरीय जल में घुले हुए, ठीक है, जो सॉल्ट की मात्रा होती है, सॉल्ट जो डिजॉल्व होता है, इसी दोनों के जो अनुपात को क्या बोलते हैं, महासागरीय लवणता। यानी 1000 ग्राम महासागरीय जल का भार और उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा का भार होता है, इसी के दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं, लवणता बोलते हैं। यानी हमेशा आपको याद रखना है कि महासागरीय हमेशा महासागरीय जल यानी 1000 ग्राम महासागरीय जल के रिफरेंस में ही किया जाएगा, इसको प्रतिशत के रूप में नहीं, बल्कि 1000 जल जो महासागरीय जल है उसमें कितने घुले हुए लवणों की मात्रा है उसी को क्या बोलते हैं, लवणता बोलते हैं। इट इज जनरली एज पार्ट्स पर 1000 यानी पीपीटी। वही बात हुई कि इसको पीपीटी यानी 1000 यानी 1000 ग्राम में कितना पार्ट्स है किसके, आपके सॉल्ट की, उसी के अनुसार इसका क्या किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, जो इसका सिंबल होता है वो होता है ये सा, ठीक है, यानी ये डिनोट करता है 1000 को, ये डिनोट करता है आपका पार्ट्स पर, यानी 1000 जो है ग्राम जल में कितना ग्राम क्या है आपका साल्ट है, उसी को क्या बोलते हैं आपका, उसी को बोलते हैं सैलिनिटी यानी लवणता। और इसके सिंबल को आप हमेशा ऐसे जानिएगा, ये प्रतिशत नहीं है, ये भी क्या करना है आपको ध्यान में, क्योंकि कई बार ये दे दिया गया है और ये कई फिगर ऐसे बना दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि जो महासागरीय लवणता होती है यानी सैलिनिटी होती है उसको कैसे हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन जो है यानी महासागरों की जो औसत लवणता है सैलिनिटी वो कितनी है, वो 35 पीपीटी यानी 35 पार्ट्स पर 1000, यानी 1000 ग्राम जल में लगभग कितना ग्राम है, 35 ग्राम क्या पाया जाता है, साल्ट पाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद करनी है। हाईएस्ट सैलिनिटी इन वाटर बॉडी, अगर बात की जाए विश्व में सबसे ज्यादा लवणता कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा लवणता है आपका लेक वान। ये कहाँ पे है, ये टर्की में है, जिसकी लवणता 330 पार्ट्स पर 1000 है। उसके बाद डेड सी है जिसका 228 है। उसके बाद क्या है, ग्रेट साल्ट लेक। ये ग्रेट साल्ट लेक कहाँ है, ये यूएसए में एक स्टेट है, ठीक है, उटाह राज्य है, क्या है, जैसे अपने यहाँ यूपी है, बंगाल है, इस तरीके के जो स्टेट हैं वैसे कहाँ पर है, वहां पर भी लगभग 50 स्टेट है, उसी में से एक स्टेट है उटाह राज्य है। और उटाह राज्य में एक लेक है, ये आपका क्या है, ग्रेट साल्ट लेक। वहीं पर क्या पाया जाता है, वहां की जो सैलिनिटी पाई जाती है वो है आपका 220 पीपीटी यानी पार्ट्स पर
1000 यानी 1000 ग्राम जल में लगभग लवण कितना ग्राम पाया जाता है? 220 ग्राम। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। एक पॉइंट से याद रखना है, आइसोहेलाइन क्या होता है? आइसोहेलाइन उसे बोलते हैं, एक काल्पनिक रेखा होती है, यानी समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? आइसोहेलाइन लाइन बोलते हैं। यानी मैं कहीं पर भी सागरों में मान लीजिए यहाँ की लवणता 10 ppt है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो इस तीनों पॉइंट को इसे मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको बोलिए आइसोहेलाइन। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं। ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि शेयर ऑफ डिफरेंट साल्ट, यानी जो आपके में ओशियनिक वाटर में जो साल्ट पाया जाता है उसमें कौन कौन से साल्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक चैलेंजर एक्सपीडिशन हुआ था 1884 में। ठीक है, चैलेंजर के नाम से जानते हैं। महासागरों के बारे में जानने के लिए बहुत बड़ा क्या निकला था? अभियान निकला था। जो इसके नेतृत्व करता थे वो डिटमार थे, एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिनका नाम था डिटमार। इन्होंने 1884 में, सन भी याद रखना, चैलेंजर अभियान के बारे में एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था इन्होंने। किसके बारे में? समुद्रों के बारे में जानकारी के लिए, जिसमें समुद्र के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी 1884 में प्राप्त की गई थी। किसकी गहराई कितनी है, इसमें तापमान कितना होता है, इसको प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से, इंपॉर्टेंसी कितनी है, यानी बहुत सारे डायमेंशन पे इन्होंने क्या किया था? बात किया था। तो इन्होंने ही क्या किया था कि जो महासागर उसमें 27 प्रकार के जो है जो साल्ट की खोज की थी। कितने प्रकार के? 27 प्रकार के इन्होंने लवणों की क्या की थी? खोज की थी, जिसमें से इन्होंने बताया कि जो 6-7 जो प्रकार के जो साल्ट हैं वही साल्ट क्या करते हैं, हमारे जो ओशन का जो साल्ट निकल के आता है उसको मिलाने में क्या करते हैं? भागीदार बनते हैं। यानी जो साल्ट हम लोग प्राप्त करते हैं ओशन से, उसमें बहुत सारे प्रकार के साल्ट मिलता है। ठीक है, जिससे मिलकर एक क्या बनता है? पूरा का पूरा साल्ट का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। इन्होंने ये बताया था कि जो महासागर में साल्ट पाया जाता है उसमें जो कंपाउंड पाए जाते हैं, उसमें जो पहला कंपाउंड है आपका सोडियम क्लोराइड जो साल्ट है, ये भी एक प्रकार का क्या है? साल्ट है। यानी ये कंपोजिशन है किसका? साल्ट का, जो हम लोग सागरों से प्राप्त करते हैं। जिसमें पहला कंपाउंड क्या है? कंपाउंड क्या होता है? ठीक है, जब दो आयंस आपस में मिलते हैं, दो अणु आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड्स का निर्माण, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। ये कितने परसेंट, यानी पूरे परसेंटेज को 100 मान लिया जाए तो उसमें से कितना पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड लगभग 77.7%, या इसको मान सकते हैं आप 78%। ठीक है, मोटा मोटी। तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर पाया जाता है आपका मैग्नीशियम सल्फेट, फिर पाया जाता है कैल्शियम सल्फेट। ये क्लोराइड नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए? सल्फेट। आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा? सही कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है आपका? सल्फेट है। यानी मैग्नीशियम सल्फेट के बाद कैल्शियम सल्फेट, और कैल्शियम सल्फेट के बाद पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या करता है? अगर हम जो साल्ट प्राप्त करते हैं उसको 100 मान लिया जाए तो उस 100 में से सबसे ज्यादा में जो कंपाउंड पाया जाता है वो कौन सा है? आपका सोडियम क्लोराइड, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट। इसका जो क्रम है वो एग्जाम में कम से कम अभी तक के यूजीसी एग्जाम में 10 से 15 बार पूछा गया है, इसलिए क्या हो जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्या करना है? याद रखना है। वहीं पर अगर केवल कंपाउंड की बात ना किया जाए, केवल आयंस की बात किया जाए, यानी एक सिंगल अणु की बात किया जाए कि कौन से अणु इसमें ज्यादा पाए जाते हैं, तो आप जो NaCl खाते हैं, ये NaCl वही है। ठीक है, NaCl जो आप खाते हैं, इसमें अगर आयंस की बात किया जाए यानी सोडियम की ज्यादा पाया जाएगा कि क्लोरीन ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब ये दोनों मिल जाता है, ठीक है, जब ये दो कंपाउंड आपस में मिलते हैं, ठीक है, दो आयंस आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड का निर्माण होता है। अगर इसको अलग कर दिया जाए तो एक प्रकार से क्या है? ये आयंस। आयंस उन्हें कहते हैं जिसपे कुछ पॉजिटिव, ठीक है, या नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्या है? सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है आयंस में? क्लोरीन पाया जाता है, ना कि सोडियम पाया जाता है। हम लोग एग्जाम में अगर आता है तो देखते हैं कि NaCl का फार्मूला है आपका सोडियम और क्लोरीन, और सोडियम को लगा के चले जाते हैं। इसलिए ये पॉइंट आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा अगर आयंस की बात किया जाए तो इसकी मात्रा होती है क्लोरीन की, उसके बाद सोडियम की, फिर सल्फेट, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, उसके बाद सबसे कम पाया जाता है आपका पोटेशियम। यानी सबसे ज्यादा और कम दोनों को आपको क्या करना है? याद रखना है। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्योंकि हम लोगों के दिमाग में बना है NaCl और सोडियम, हम लोग आंसर मार देते हैं। ये दो पॉइंट्स आपको क्या करने हैं? हमेशा
याद रखने हैं। यहाँ से यूजीसी में क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछा गया है, जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, अब उस समय नहीं रहा कि अब आपसे यूजीसी ये पूछेगा भैया ये बताइए कि महासागरों का औसत लवणता कितनी है, क्योंकि ये सबको पता है। वो आपसे ये पूछेगा कि जो इसके कंपाउंड्स हैं, यानी सबसे ज्यादा 4 आप दे देगा, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। इसको आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए दे देगा, या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, इधर आपको क्या दे दे, इधर आपका नाम दे दे और इधर प्रतिशत दे दे। प्रतिशत याद करने की जरूरत आपको नहीं है, बस केवल आप अगर याद कर ली कि सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तो इधर प्रतिशत देखकर भी वो आप आसानी से लगा सकते हैं कि सोडियम का सबसे ज्यादा होगा, चाहे 77 की जगह पे 80 लिख दे, तब क्या कहेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे और ये ब्लेम भी नहीं करेंगे कि सर ने हमको तो 77 बताया था, यहाँ पर तो ऑप्शन में 77 है ही नहीं, 80 है। इसलिए मैं दोनों आपको दोनों पहलुओं से बता रहा हूँ कि दोनों होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब आइए हम देखते हैं कि जो आपका ओशन है, तो ओशन में सबसे जो सोर्स है इसका, यानी जो महासागरों में जो लवण पाया जाता है, साल्ट पाया जाता है, ये आता कहाँ से है। ये बात एक चौंकाने वाली बात हुई कि भाई साहब ये देखा जाए कि जो महासागरों में लवणता पाई जाती है, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो बहुत खोजबीन के बाद पता चला कि जो इसके कारण है मुख्यतः वो 3 सोर्स है। सबसे जो मेजर कारण है वो क्या है, रिवर है। वो क्या है, रिवर है। ठीक है, तो जब रिवर के जल की बात जो जांच की गई, तो इसमें जानते हैं सबसे ज्यादा क्या पाया गया, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया गया, CaCO3। ठीक है, क्या पाया गया, कैल्शियम कार्बोनेट पाया गया। ठीक है, अब आप देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट पाया गया, कैल्शियम सल्फेट पाया गया, लेकिन आपने क्या देखा कि जो लवण पाया जाता है उससे ज्यादा कंपाउंड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड की। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड की। लेकिन जो नदियां जल अपना डिस्चार्ज करती हैं कहां पर, महासागरों में, उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। तो ये बात हुई कि अब जो है जो महासागर हैं उसमें लवणता ज्यादा हुई, क्यों, क्योंकि जो नदियां जल ले जा रही हैं उसमें तो सब कैल्शियम पाया जाता है, जबकि जो पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। तो ये माना गया कि नदियां आज से नहीं प्रभावित हो रही, पर मतलब फ्लो कर रही हैं, हजारों लाखों साल से फ्लो कर रही हैं। तो जो आपका लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल है, इसकी ऊपरी सतह को लगातार इरोड कर करके कहां भेज रही हैं, आपके महासागरों में भेज रही हैं। और सबसे ज्यादा जो साल्ट पाया जाता है इसी क्रस्ट में पाया जाता है। इसी कारण लगातार धोने से क्या हो गया कि जो आपका महासागर है उसमें साल्ट की मात्रा क्या हो गई, ज्यादा हो गई। एक तो कारण ये बताया गया। ठीक है, दूसरा कारण बताया गया आपका वॉल्केनो। ठीक है, यानी महासागरों में वॉल्केनिक इरप्शन होता है। वॉल्केनिक इरप्शन के कारण विभिन्न प्रकार के क्या निकलते हैं, पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकलते हैं, यानी बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं छोटे बड़े। उनसे भी क्या होता है, सागरों में लवण की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, तीसरा कारण है बायो कम्युनिटी यानी बायोटिक कम्युनिटी। बहुत सारे सागरीय जीव ऐसे होते हैं जिनका जो ऊपरी लेयर होता है, आवरण होता है, वो क्या होता है, साल्टी होता है। जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके अवशेष उसी सागर में रह जाते हैं। और सागर इतना छोटा नहीं है, सागर बहुत ही विशाल है और उसमें पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी क्या है, बहुत ही विशाल है। उनकी अपनी एक पूरा का पूरा क्या है, एक वर्ल्ड है। ठीक है, इसलिए बहुत सारे बायो कम्युनिटी के कारण बहुत सारे जीव जंतु हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं सागरों में जिनका जो अवशेष होता है काफी नमकीन होता है। तो भविष्य में वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहे हैं, वो साल्ट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, विथ मैकेनिज्म यानी रासायनिक प्रोसेस से और भौतिक प्रोसेस से। ठीक है, तो ये 3 मेजर सोर्स हैं कहाँ के लिए, रिवर में जो साल्ट है उसके लिए। ठीक है, एक नियम और आप जानिए, प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है कि जो भी कंपाउंड्स, जो भी आपको हमने बताया कि ये सोडियम क्लोराइड इतना प्रतिशत पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड इतना, और मैग्नीशियम सल्फेट इतना, कैल्शियम सल्फेट इतना, जो भी कंपाउंड्स मैंने आपको बताया, इसका प्रतिशत बताया गया, इसका प्रतिशत साल्ट की मात्रा जो होती है, यानी अगर बात किया जाए कि या बात किया जाए अटलांटिक की या बात किया जाए इंडियन ओशन की, तो किसी भी ओशन का जल आप ले लेंगे तो उसमें में अंतर हो सकता है। यानी साल्ट की हो सकता है कि अटलांटिक के 1000 ग्राम जल में 40 ग्राम साल्ट पाया जाता हो, पैसिफिक में 50 पाया जाता हो और इंडियन ओशन में 30 पाया जाता हो। इसमें डिफरेंट हो सकता है, टोटल साल्ट में, एब्सोल्यूट साल्ट में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो इसका परसेंटेज है, जो इसमें पाए जाने वाले कंपाउंड का परसेंटेज है, वो 30 ग्राम जो साल्ट पाया जाएगा उसमें भी इतना ही रहेगा, और जो आपका अटलांटिक के 40 में पाया जाएगा वो भी कितना रहेगा, इतना ही रहेगा, 77 ही रहेगा। इसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। यानी जो कंपाउंड की मात्रा है
वो कहीं पर भी क्या होगी, चेंज नहीं होगी। क्योंकि अगर यहाँ पर इसको 78 मान लिया जाता है, ये 100 में अगर 78 पाया जाता है, ठीक है, तो इसका अनुपात अगर 78 अनुपात 100 मान लिया जाए, तो अगर दूसरे में जाएंगे, ठीक है, तो 16 2 14 1 15 ये पाया जाएगा 200, यानी इसका अनुपात फिर क्या हुआ, काटोगे तो कितना आएगा 78/100। यानी ये रेशियो हमेशा मेंटेन है, चाहे आप पैसिफिक ओशन की बात या बात करें आप अटलांटिक ओशन की। टोटल एब्सोल्यूट मात्रा में जो यानी निरपेक्ष मात्रा में साल्ट डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इसका जो रेशियो है, जो पाए जाने का रेशियो, उस में जितना रेशियो 40 जो है ग्राम पर 1000 ग्राम जल में जो साल्ट पाया जाता है, उसमें जो इसका रेशियो रहेगा वही रेशियो का किस में रहेगा, 30 ग्राम बटा 1000, यानी 1000 ग्राम सागरीय जल में अगर 30 ग्राम लवण पाया जाता है, तो उसमें भी इसका जो परसेंटेज है वो ऑलरेडी क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, ये नहीं बदलता है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स को याद रखना है। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि जो आपकी सैलिनिटी है उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो ओशन की सैलिनिटी है, इसको फैक्टर्स यानी कौन कौन से कारक हैं जो सैलिनिटी को कम करते हैं या सैलिनिटी को ज्यादा करते हैं। पहला जो आपका मेन कारण है वो है इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण, ठीक है। तो कहीं पर क्या होता है, इवेपोरेशन ज्यादा होता है, और जब इवेपोरेशन ज्यादा होता है तो इससे क्या होता है, प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा क्या होती है, ज्यादा होगी। जब वर्षा ज्यादा होगी तो सैलिनिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक कंडीशन ये हो गया कि जो वाष्पीकरण ज्यादा हुआ, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, वर्षा ज्यादा होगी, वर्षा ज्यादा होने से सैलिनिटी क्या हो जाएगी, वहां की कम हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। क्योंकि जो आपका जो जल था उसमें पहले लवण की मात्रा ज्यादा थी, यानी इसका मास ज्यादा था, आपका साल्ट का मास ज्यादा था, लेकिन जब उसमें वर्षा का जल मिल गया तो मास क्या हो गया, वो सैलिनिटी हट गई, उसके जगह पे पानी आ गया, तो क्या हो गया, आपकी सैलिनिटी ऑटोमेटिक घट जाएगी। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, इसीलिए आप देखेंगे कि इक्वेटर रीजन में तापमान तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तापमान ज्यादा होने से वाष्पीकरण भी ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि तापमान जहां पर ज्यादा है वहां पर वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है, लेकिन अगर वर्षा भी ज्यादा हो गई तो लवणता क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। इसीलिए जो इक्वेटर वाला रीजन है यहाँ पर सैलिनिटी क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि तापमान ज्यादा रहे, क्या रहे, तापमान आपका ज्यादा रहे तो इवेपोरेशन क्या होगा, ऑलरेडी ज्यादा होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, लेकिन हाई प्रेशर के कारण जैसे 30 से 35 डिग्री के आसपास तापमान बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वहां का प्रेशर कैसा है, वहां का प्रेशर हाई है। हाई प्रेशर के कारण जो वर्षा प्रेसिपिटेशन होता है वो क्या होती है, कम होती है, और प्रेसिपिटेशन कम होता है, इसलिए 30 से 35 डिग्री के आसपास जो सैलिनिटी आपकी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि तापमान ऑलरेडी ज्यादा है, वाष्पीकरण ज्यादा होगा। जब वाष्पीकरण ज्यादा होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका जल है, ठीक है, सैलाइन जल है, खारा जल है, इसमें लवण भी है, साल्ट भी है और वाटर भी है। तो जो साल्ट के मोलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर की तुलना में क्या होते हैं, भारी होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, भारी होते हैं। जब इस पे तापमान पड़ता है तो तापमान पड़ता है तो एक मोलिक्यूल्स का अपना क्या होता है, एक नाभिक होता है, ठीक है। तो जो जल होता है, तो जल क्या होता है, जल के जो अणु होते हैं यानी जो जल के मोलिक्यूल्स होते हैं ये अपने नाभिक के चारों चक्कर लगाते रहते हैं। तापमान बढ़ रहा है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है ये जो मोलिक्यूल्स का चक्कर लगाने का दर होता है बढ़ता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि अपने नाभिक को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। जब अपने नाभिक को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे यानी ये क्या हो गए, वेपराइज्ड हो गए, वाष्पीकृत हो गए। तो यहाँ पर क्या बचा, जल तो चला गया लेकिन साल्ट की मात्रा बच गई। यानी इवेपोरेशन जब ज्यादा होता है तो वहां पर साल्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन अगर वर्षा नहीं हुई तो साल्ट यहाँ पर बढ़ गया क्योंकि यहाँ प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ। लेकिन अगर यही पुनः वर्षा हो गई तो इसी साल्ट में आपका वर्षा का जल मिल गया तो क्या हो गया, साल्ट आपका कम हो गया। इसलिए इक्वेटर पे क्या हो गया, साल्ट क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि इवेपोरेशन के साथ साथ वर्षा भी हो गई। और 30 से 35 डिग्री के पास क्या है, इवेपोरेशन तो हो रहा है लेकिन साथ साथ क्या है, वर्षा नहीं हो रही है। और जब वर्षा नहीं हो रही तो इवेपोरेट होकर यानी वाष्पीकृत होकर जल तो चला गया लेकिन बचा क्या, आपका साल्ट बच गया। तो साल्ट क्या ज्यादा हो गया। ये पॉइंट्स आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। समझ गए कि कैसे हुआ प्रोसेस, बहुत ही इजी वे में आपको बता रहे हैं। दूसरा क्या है आपका, फ्रेश वाटर बाई रिवर, यानी अगर कहीं पर नदियों के मुहाने पर देखेंगे तो वहां पर साल्ट बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि
ये नदियां अपने साथ क्या लेकर आती हैं, फ्रेश वाटर लेकर आती हैं, ठीक है, क्या लाती हैं, फ्रेश वाटर लाती हैं। जैसे मान लीजिए रिवर बह रही है, माने गंगा नदी आई और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाकर जो मोहानी पे गिरी, तो यहाँ पर क्या हुआ, पानी क्या हो गया, फ्रेश वाटर ज्यादा हो गया, फ्रेश वाटर साल्ट की मात्रा ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला पॉइंट आइस मेल्टिंग का ले लेते हैं, ठीक है। आइस जब मेल्ट करता है तो जैसे पहले इतना, ठीक है, क्या था, फ्रेश वाटर था, क्योंकि आइस जो होता है मेल्ट होता है तो उससे फ्रेश वाटर ज्यादा रिलीज होता है, और जब आइस मेल्ट कर दिया तो यहाँ पर जो है मास क्या हो गया, किसका मास बढ़ गया, आपका मास बढ़ गया, जल का मास बढ़ गया यहाँ पर, तो जो आपकी सैलिनिटी थी वो क्या होगी, घट गई, यानी यहाँ पर भी सैलिनिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। प्रिवेलिंग विंड यानी जो प्रचलित पवने हैं ये भी साल्ट की मात्रा में कमी या वृद्धि लाती है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका है, ठीक है, साउथ अमेरिका है। अब साउथ अमेरिका ये इक्वेटर हो गया, साउथ अमेरिका से क्या है, यहाँ पे जो है जो वायु है वो क्या हो रही है, अपतट हो रही है, ऑफशोर हो रही है, यानी दूर जा रही है, ऑफशोर जा रही है। तो ऑफशोर के कारण क्या होगा कि यहाँ का जल है ये ऊपर का जल बहा ले आएंगे, और यहाँ से नीचे से क्या होगा, ठंडा जल ऊपर आएगा। तो जो ऊपरी सतह का जल था वो गर्म था, गर्म होने से यहाँ पर वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा था, ठीक है, तो लवणता बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पे जल जब ऊपर का जो जल बहा ले गई, ठंडा जल आ गया, ठंडा जल मिल जाने से तापमान कम हो गया, तो यहाँ की सैलिनिटी क्या हो गई, घट गई। यहाँ पे यानी जहां पर हवाएं क्या होंगी, अपतट करेंगी, वहां पर क्या होगा, जो सैलिनिटी हो जाएगी वो घट जाएगी। अब यहीं पर आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या करती हैं, इसके किनारे ला जाकर ये जल को क्या कर देती हैं, जमा कर देती हैं। आप देख रहे हैं कि ऊपरी सरफेस जो है महासागर का, उसका जल क्या है, गर्म है। अब ऊपरी जल के गर्म क्या हो गया, बढ़ गया, इवेपोरेशन बढ़ गया, तो यहाँ पर सैलिनिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। यानी यहाँ हवाएं क्या हो रही है, ऑनशोर, क्या हो रही है, ऑनशोर, यानी अनुतट हो रही है, क्या हो रही है, अनुतट। आपको एग्जाम में क्या दे दिया जाएगा, एग्जाम में ही पूछ लिया जाएगा कि जहां पर हवाएं अनुतट होती हैं वहां पर सैलिनिटी का क्या प्रभाव पड़ता है, और जहां पर अपतट होती है, अब आपका दिमाग तो घूम गया कि भैया अनुतट और अपतट क्या होता है। या आपको ऐसा दे दिया जाएगा कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी भाग है यहाँ पर लवणता क्या होती है, यहाँ पर लवणता ज्यादा या कम हो जाएगी, और यहाँ की लवणता कम या ज्यादा हो जाएगी। तो आप दिमाग लगाइए कि इसका लोकेशन कहाँ है, और अनुतट हो रही है कि हवाएं अपतट हो रही है। ये पॉइंट्स आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, ये पॉइंट्स क्या करना है, आपको याद रखना है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा ओशन की सैलिनिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि ओशन की सैलिनिटी का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है। कारक आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। फैक्टर्स अगर आपको याद नहीं होगा तो मामला गड़बड़ हो जाए। आइए देखते हैं, बात कर लेते हैं ओशन की सैलिनिटी में इसका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि अगर हम, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पे अगर हम इक्वेटर से कहाँ चलते हैं, पोल की साइड में चलते हैं, तो सैलिनिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो पहला रीजन आपका आएगा इक्वेटोरियल जोन। इक्वेटोरियल जोन में सैलिनिटी थोड़ा सा क्या होती है, कम होती है, इसके बावजूद कि तापमान ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर टेम्परेचर तो ज्यादा होता है, इवेपोरेशन भी ज्यादा होता है, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होने से, इवेपोरेशन ज्यादा होने से यहाँ पर प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। यहाँ पर लगभग कितनी पाई जाती है, 34 से 35 पीपीटी, यानी 1000 ग्राम सागरीय जल में जो लवण पाया जाएगा वो 34 से 35 ग्राम पाया जाएगा, ठीक है। एक जोन ये हो गया। दूसरा जोन हो गया आपका सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल का मतलब हुआ आपका 30 से 35 डिग्री, ठीक, 30 से 35 डिग्री। अब 30 से 35 डिग्री पर आपने देखिए यहाँ पर लवणता क्या होगी, थोड़ा सा बढ़ गई, क्या होगी, थोड़ा सा बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पर इवेपोरेशन ज्यादा होता है लेकिन उतनी वर्षा की मात्रा नहीं होती, यानी प्रेसिपिटेशन उतना नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से हवाएं उठकर किस पे गिरती हैं, 30-35 पे गिरती हैं, इसलिए यहाँ का जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और हाई प्रेशर के दौरान हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बन जाती और वहां पर वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती है, इसलिए यहाँ का जो लवणता है वो बढ़कर कितना हो जाता है, 36। इसके ऊपर हम जाते हैं सब पोलर रीजन में, यानी 60 डिग्री पर जब हम लोग पहुंचते हैं सब पोलर रीजन में, तो
डिग्री पर आपको पता है कि सूर्य की जो इंसुलेशन है वो बहुत कम मात्रा में जाएगा, और इंसुलेशन कम मात्रा में जाएगा तो तापमान ज्यादा नहीं होगा, तापमान ज्यादा नहीं होगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा नहीं होगा और ऑटोमेटिक लवणता क्या होगी, कम की कम बनी रहेगी। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ की लवणता क्या हो गई 33 से 34, यानी पोलर रीजन में जाएंगे तो और लवणता आपका क्यों हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर साल्ट ऊपर ज्यादा आपको पाया जाता है, आइस पाया जाता है, और पोलर रीजन क्या होते हैं, फ्रीज जोन होते हैं, इसलिए ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो गया, लवणता कम हो गई। ठीक है, अब ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये देखते हैं कि जैसे हमने तापमान और घनत्व में देखा था, ठीक है, वैसे इसमें भी अगर बात किया जाए तो 3 लेयर हमको स्पष्ट होते हैं, लेकिन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये देखा है कि कहीं पर भी ऊपर से नीचे बढ़ने पर लवणता घटती है तो कहीं पर बढ़ती है, कहीं पर समान रहती है। ये कोई एक फिक्स्ड रूल नहीं है। जैसे जब आप इक्वेटोरियल जोन में जाएंगे तो इक्वेटोरियल जोन में ऊपरी लेयर पर तो लवणता क्या होती है, कम होती है। मान लीजिए यहाँ की लवणता है 34 से 35, ऊपरी लेयर की बात कर रहे हैं जो 0 से 300 मीटर तक होता है, जिसको हम अपर लेयर बोलते हैं। यहाँ की लवणता कम है, लेकिन जैसे ही 300 से आप जाएंगे 1000 मीटर की गहराई में, यहाँ पर लवणता ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि ऊपर क्या होता है, फ्रेश वाटर मिल जाता है बर्फा ज्यादा होने के कारण। ठीक है, और लवणता बढ़ने से क्या होती है, डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो भी लवण वो यहाँ पर पाया जाता है वो कहाँ चला जाता है, नीचे चला आता है, वो बैठ जाता है नीचे। इसलिए नीचे जाने पर लवणता क्या होती है, यहाँ 34 होता है तो नीचे जाने पर क्या हो जाता है, 36 हो जाता है। यहीं पर ध्रुवों की साइड में जाएंगे तो ऊपर लवणता कम पाई जाती है, उसके नीचे आ जाएंगे तो और कम पाया जाएगा। यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो कहीं पर भी हमें तीनों लेयर देखने को स्पष्ट नहीं मिलती है, लेकिन अपने जो है जानकारी के लिए एक हम बना लेते हैं कि एक ऊपरी लेयर होता है जहां पर लवणता थोड़ी सी क्या होती है, कहीं पर कम होती है, कहीं पर ज्यादा होती है। दूसरा लेयर होता है उसको बोलते हैं हैलोक्लाइन लेयर। क्या बोलते हैं, हैलोक्लाइन लेयर, जहां पर लवणता क्या होती है, थोड़ा सा कहीं पर बढ़ती है, कहीं पर घटती भी है। और तीसरे जोन में क्या होती है, यानी 1000 मीटर के बाद लगातार लवणता क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, चाहे आप इक्वेटर पे रहें या बात किया जाए ध्रुवों की। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है कि हैलोक्लाइन क्या होता है। ठीक है, और एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है, आइसोहेलाइन क्या होता है। आइसोहेलाइन कुछ नहीं है, ये कोई काल्पनिक रेखा होती है, यानी समान लवणता को, यानी समान लवण को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं। यानी मान लीजिए कोई सागर में 35 पीपीटी यहाँ पर है, 35 पीपीटी यहाँ पर है, ठीक है, और 35 पीपीटी यहाँ पर है। इस तीनों पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होगी, समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को तो हेलाइन बोलते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या रहा, ओशन की सैलिनिटी थी। ठीक है, ओशन की सैलिनिटी को प्रभावित करने वाले कारक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको कहाँ ज्यादा लवणता मिलती है, एक बात याद ये रखना है, जो बंद सागर होंगे जो है इक्वेटोरियल जोन में, ठीक है, वहां की लवणता ज्यादा होगी उन सागरों की तुलना में जो क्या है, ज्यादा ओपन है। ठीक है, क्या है, ज्यादा ओपन है। आप अगर फैक्टर याद रखेंगे कि कौन सा प्रभावित कारक है, टेम्परेचर है। अच्छा, टेम्परेचर के बाद वर्षा भी देखनी है आपको। अगर टेम्परेचर ज्यादा, वर्षा नहीं हो रहा तो ऑटोमेटिक लवणता ज्यादा होगी। खुला सागर है तो वहां पर सागरीय जल बाहर से मिलता है, बंद सागर है तो वहां उसका जो है संपर्क बाहरी सागरों से नहीं होता है, इसलिए तापमान अगर वहां मिलता है तो लवणता क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। कहीं पर नदियां ज्यादा मिल रही, जैसे आप देखेंगे कि बात किया जाए ब्लैक सी या बात किया जाए कैस्पियन सागर की, तो दोनों में तुलना किया जाए तो कैस्पियन सागर के उत्तरी छोर में एक नदी आकर मिलती है बोलगा, तो वहां की लवणता कम हो जाती है। लेकिन कैस्पियन सागर की लवणता काला सागर से ज्यादा है, ज्यादा नदियां मिलती हैं, बड़ी बड़ी नदियां मिल रही हैं। ठीक है, वैसे भूमध्य सागर में आएंगे तो उसकी लवणता थोड़ा सा कहीं पर ज्यादा रहेगी, कहीं पर कम रहेगी। ये सारा डिपेंड करेगा किस पे, प्रभावित करने वाले कारक पे। तो ये सब बातें आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। और आप लोग क्या कीजिएगा, किताबों से कहाँ पर लवणता कम है, कहाँ पर ज्यादा है, जो रखने वाली पॉइंट्स हैं किसी खाड़ी की, ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए जो भी मेजर पोर्शन है आपको बताया जा रहा है। मार्च में दोबारा हम एक एक टॉपिक को काफी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसे लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो इसको पहुंचाइए ताकि और लोगों को इसकी सहायता हो सके। हम लोग मिलकर कदम से साथ कदम मिलाकर आप चलेंगे तो मेरा वादा है आप
ज्योग्राफी में मोर देन 80 क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम जैसे ही आप जो पूरी ज्योग्राफी खत्म होगी, यानी 10 से 15 दिन के अंदर जो हम पूरी ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद हम आपके लिए इसी महीने में स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू, ठीक है, और हम आपको यहाँ पर बहुत ढेर सारा नए एमसीक्यू करवाने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।